दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जिसके अंतर्गत हम भारत का परमाणु कार्यक्रम, रक्षा प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा इसकी उपलब्धियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड। दोस्तों, सबसे पहले भारतीय परमाणु अनुसंधान के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, वर्ष 1948 में भारत सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई थी और डॉक्टर एच.जे. भाभा यानी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को इस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं परमाणु अनुसंधान एवं विकास के मुख्य केंद्रों के बारे में। पहला है आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। और किसके सहयोग से बार्क की स्थापना? तो दोस्तों, कनाडा के सहयोग से बार्क में साइरस तापीय रिएक्टर की स्थापना की गई थी। दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है, जिसको IGCAR कहा जाता है। और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कालपक्कम तमिलनाडु में की गई थी। और देखिए दोस्तों, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान और विकास करना IGCAR यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष जो है आयोग का परमाणु अनुसंधान केंद्र का प्रमुख कार्य है। तीसरा एक कालपक्कम मिनी रिएक्टर है, तो इसे संक्षिप्त रूप में कामिनी भी कहा जाता है। और कामिनी जो है ये थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला रिएक्टर है। देखिए दोस्तों, एक होता है परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। तो ये तारापुर परमाणु विद्युत गृह की स्थापना अमेरिका के सहयोग से की गई है और तारापुर भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है, याद रखिएगा। इसके अलावा रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह रावत भाटा राजस्थान में स्थित है और रावत भाटा परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी। आइए देखते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य प्रमुख इकाइयों के बारे में। देखिए दोस्तों, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय ये आपका कहाँ है? ये हैदराबाद में स्थित है। गुरु जल बोर्ड यानी हैवी वाटर बोर्ड जो है ये मुंबई में है। नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद में स्थित है। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड ये जादूगोड़ा में स्थित है। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई में है और भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय ये मुंबई में स्थित है। तो ये परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रमुख केंद्र और उनकी अवस्थिति थी। आइए देखते हैं भारत के परमाणु विद्युत गृह केंद्रों के बारे में। देखिए दोस्तों, तारापुर परमाणु विद्युत गृह ये आपका कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह ये रावत भाटा राजस्थान में है और मद्रास परमाणु विद्युत गृह आपका कालपक्कम तमिलनाडु में है। तो कालपक्कम में जो परमाणु विद्युत गृह है इसका नाम मद्रास परमाणु विद्युत गृह है। नरोरा परमाणु विद्युत गृह ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है और काकरापार परमाणु विद्युत गृह ये सूरत गुजरात में सूरत के निकट काकरापार में स्थित है। कैगा परमाणु विद्युत गृह ये उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक में स्थित है और कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह जो है तिरुनेलवेली तमिलनाडु में स्थित है। आइए देखते हैं परमाणु परीक्षण के बारे में। दोस्तों, भारत ने अपना पहला स्वदेशी परीक्षणीय परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को कहाँ पर? पोखरण में, जो कि जैसलमेर जिले में है, पोखरण परमाणु रेंज में किया था। और इस परीक्षण को जो कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम दिया गया था। दूसरी बार 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में कुल 5 परमाणु परीक्षण किए गए, जिनको शक्ति 98 का नाम दिया गया था।
देखिए दोस्तों, ये जो भारत का परमाणु कार्यक्रम, इसके बाद देखते हैं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। वर्ष 1958 में डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ कहा जाता है, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। दोस्तों, भारत में रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत कई प्रकार के आयुध बनाए जाते हैं। इनमें आइए देख लेते हैं मिसाइलों के बारे में। तो दोस्तों, पृथ्वी मिसाइल जो है ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है और पृथ्वी 1 की मारक क्षमता 150 किलोमीटर और भार क्षमता 1000 किलोग्राम है। पृथ्वी जो मिसाइल हैं, जो पृथ्वी श्रेणी की मिसाइल हैं, ये द्रव प्रणोदक संचालित हैं। दूसरा महत्वपूर्ण धनुष मिसाइल है। धनुष जो है पृथ्वी 2 प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक संस्करण है और इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। आकाश, तो दोस्तों आकाश जो है जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है और आकाश की मारक क्षमता लगभग 30 किलोमीटर है। अग्नि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अग्नि मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाले मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और अग्नि प्रक्षेपास्त्र की 5 श्रेणियां हैं: अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। इसके अलावा दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक नाग मिसाइल है। ये नाग टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है और इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है और नाग जो है दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करता है। इसको एक बार दागने के बाद इसे पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है और ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र को भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया गया है। ब्रह्मोस मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और भारत की नदी ब्रह्मपुत्र के ब्रह्म और रूस की मस्कवा के मोस शब्द से ब्रह्मोस मिसाइल का नाम बना है। तो याद रखिएगा, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। देखिए, ब्रह्मोस की मारक क्षमता पहले 290 किलोमीटर तक थी, लेकिन इसके नवीन संस्करण के तहत इसकी मारक क्षमता को बढ़ाकर 450 से 500 किलोमीटर किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज गति से चलती है। अब आइए अन्य रक्षा आयुध और उपकरणों के बारे में जानते हैं। युद्धक टैंक अर्जुन। तो दोस्तों, अर्जुन टैंक का विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है और अर्जुन टैंक रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है और इसके अलावा युद्धक टैंक अर्जुन की गति अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। T-90S भीष्म टैंक। तो दोस्तों, ये 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपित कर सकता है और जमीन में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से भी अपनी रक्षा कर सकता है। ये है T-90S भीष्म टैंक। एक है दोस्तों तेजस। तो तेजस एक विमान है, लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और ये स्वदेश निर्मित 4थी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान LCA है। इसका विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के द्वारा किया गया है। ध्रुव मिसाइल। तो दोस्तों, ध्रुव मिसाइल नहीं बल्कि यह एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित ये विमान 2 इंजन वाला है। पिनाका। दोस्तों, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका के द्वारा मात्र 44 सेकंड में एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल वे मिसाइलें होती हैं जिन्हें प्रक्षेपित करते समय आवश्यक बल तो लगाया जाता है, किंतु भूमि पर स्थित लक्ष्य पर गिरने के लिए उसे गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाता है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइलें कहलाती हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी यानी मिसाइल प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट किया था और इसका कोड नेम ट्रिनिटी था।
आर्यभट्ट भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था, जिसको 1975 में लॉन्च किया गया था। और दोस्तों ये देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना थुम्बा गांव तिरुवनंतपुरम में इसलिए की गई क्योंकि ये भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। और देखिए, पृथ्वी की घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है और इस दिशा में घूर्णन का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम उपग्रहों का पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में प्रक्षेपण किया जाता है। पॉलीग्राफ मशीन ये झूठ पकड़ने में प्रयोग में लाई जाती है। और होलोग्राफी, दोस्तों होलोग्राफी एक तकनीक है जो किसी वस्तु के त्रिविमीय या 3D प्रतिरूप को अंकित और पुनरावृत्ति करने की तकनीक है। इसके अलावा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको CSIR कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। दोस्तों वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारत के प्रधानमंत्री CSIR के अध्यक्ष होते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और इसकी उपलब्धियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों, वर्ष 1957 में सोवियत संघ के उपग्रह स्पुतनिक 1 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही विश्व ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था। भारत में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी INCOSPAR का गठन 1962 में किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। और देखिए, पुनर्गठन प्रक्रिया के फलस्वरूप 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ये देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये आपका दोस्तों ये केंद्र रॉकेट अनुसंधान और प्रक्षेपण यान संबंधी विकास योजनाओं को संचालित करने के लिए स्थापित किया गया है और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। UR राव उपग्रह केंद्र URSC ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये बेंगलुरु में स्थित है और इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन और उनके निर्माण संबंधी कार्य किए जाते हैं। SHAR यानी शार ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसको SDSC कहा जाता है, ये श्रीहरिकोटा में स्थित है और उपग्रहों का प्रक्षेपण इसी केंद्र से किया जाता है। मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन, जिसको कि मेन कंट्रोल फैसिलिटी कहा जाता है, ये कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है और ये केंद्र कक्षा में उपग्रह की सभी गतिविधियों पर निगरानी और नियंत्रण का कार्य भी करता है। आइए प्रमुख भारतीय उपग्रहों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों पहला भारतीय उपग्रह ये आर्यभट्ट है और यह प्रथम भारतीय उपग्रह है जिसको कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित यानी विकसित किया गया था। दोस्तों आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के कास्पुतिन यार अंतरिक्ष केंद्र से कास्मास 3M प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। आइए देखते हैं दोस्तों जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट या भूतुल्यकालिक उपग्रह क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, भूतुल्यकालिक उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह भी कहा जाता है और ये उपग्रह एक वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। ये लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 24 घंटे में पृथ्वी की एक बार परिक्रमा करते हैं और आप जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में ही एक परिभ्रमण पूरा करती है, इसलिए भूतुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं। भूतुल्यकालिक उपग्रह में इनसेट और जीसेट श्रेणी के उपग्रह रखे जाते हैं। और आगे देखिए दोस्तों कार्टोसेट 1। तो कार्टोसेट 1 भारत का प्रथम सुदूर संवेदन उपग्रह है जो कक्षीय त्रिविमीय प्रतिबिंब प्रदान करने में सक्षम है। और मैटसेट ये देश का पहला मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह है। तो याद रखिएगा मैटसेट दोस्तों देश का मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह है। एजुसेट, तो एजुसेट जो सैटेलाइट है ये शिक्षा संबंधी या शिक्षा कार्य के लिए समर्पित दुनिया का पहला उपग्रह था। चंद्रयान 1 के बारे में जानते हैं दोस्तों। चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए समर्पित भारत का पहला मिशन था
और इसे कब प्रक्षेपित किया गया? 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-11 के द्वारा इसे चंद्रमा की कक्षा के लिए प्रक्षेपित किया गया। और अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय संघ और जापान के बाद भारत छठवां ऐसा देश है जो चंद्रमा के लिए यान भेजने में सफल हुआ है। चंद्रयान के बाद आइए मंगलयान के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया और 24 सितंबर 2014 को ये मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया था। और इस उपलब्धि के साथ ही भारत अपने पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश और रूस, अमेरिका, यूरोपीय संघ के बाद मंगल तक पहुंचने वाला कुल चौथा देश बन गया था। आइए देखते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। दोस्तों, 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी शार के द्वितीय लॉन्च पैड से GSLV Mark 3 M1 रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान 2 मिशन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक हुआ और GSLV Mark 3 रॉकेट की पहली परिचालन उड़ान थी ये। चंद्रयान 2 ऐसा पहला मिशन था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर वहां पर अनुसंधान संचालित करने हेतु समर्पित था। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर वहां पे लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। और दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लैंडर की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन इसरो से संपर्क टूट जाने के कारण ये हार्ड लैंडिंग से चंद्रमा की सतह पर उतरा और कुल मिलाकर ये आंशिक रूप से ये मिशन सफल हो पाया। आइए देखते हैं प्रक्षेपण यान SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के बारे में। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया था और 4 चरणों वाला ये साधारण क्षमता का प्रक्षेपण यान था। इसमें ठोस ईंधन प्रणोदक का प्रयोग किया गया था। ASLV यानी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये ASLV का निर्माण 150 किलोग्राम भार तक के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए किया गया था। और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV ये 4 चरणों वाला ध्रुवीय प्रक्षेपण यान है। और PSLV के प्रथम और तृतीय चरण में दोस्तों ठोस प्रणोदक और द्वितीय और चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदक को प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। GSLV 3 चरण वाला उपग्रह प्रक्षेपण यान है जिसके प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक और तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है। आप जानते हैं क्रायोजेनिक तकनीक क्या है? तो क्रायोजेनिक तकनीकी जो है दोस्तों, अत्यंत निम्न ताप पर प्रणोदक के रूप में ये द्रव हाइड्रोजन जिसका कि तापमान -253 डिग्री सेल्सियस और द्रव ऑक्सीजन जिसका तापमान -183 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक का अर्थ जो होता है निम्न ताप प्रौद्योगिकी होता है। क्रायोजेनिक मतलब निम्न ताप, और ये इसमें हाइड्रोजन को अत्यंत ही निम्न ताप -253 डिग्री सेल्सियस और द्रव ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस पर उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी क्या है? तो दोस्तों भौतिक विज्ञान के संदर्भ में अत्यधिक निम्न तापीय अवस्था में पदार्थों के उत्पादन और व्यवहार को क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। देखिए गगन, तो गगन का पूरा नाम है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। दोस्तों इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारतीय वायु क्षेत्र के लिए GPS समर्थित भू संवर्धन दिशा निर्देशन गगन परियोजना को उपग्रह आधारित संवर्धन तंत्र के रूप में लागू किया है। और गगन जो है विमानन क्षेत्र में सहायता के अलावा सुरक्षा एजेंसियों, दूरसंचार उद्योगों और समुद्री मार्गों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए लाभदायक है। इसी प्रकार भुवन, तो दोस्तों भुवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है। और भुवन से क्या हो सकता है? इससे भारत के भूभागों का 3D यानी त्रिविमीय चित्रों के रूप में इंटरनेट पर देखा जा सकता है। गूगल अर्थ और विकीमैपिया की तरह इसमें भूभागों का अलग अलग ऊंचाइयों से देखा जा सकता है।
और बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, श्री हरिकोटा द्वीप जो है ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल अन्वेषण के लिए कई मिशन छोड़े हैं। इसमें स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी नामक रोवर मंगल पर भेजे हैं। और एक है कैसिनी। दोस्तों कैसिनी क्या है, तो ये नासा द्वारा शनि और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और देख लेते हैं जो परीक्षाओं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों स्पुतनिक 1 तो ये पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह था। देखिए सबसे पहले अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में प्रवेश रूस ने किया था और स्पुतनिक 1 पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह था। स्पुतनिक 2 जीवित प्राणी लाइका नाम की कुतिया को अंतरिक्ष में ले जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। और इसी प्रकार अगर आप देखें तो पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा करने का कीर्तिमान बनाया था। यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल 1961 को पृथ्वी का एक परिक्रमण वोस्टोक नामक यान से पूरा किया था। दोस्तों पूर्व सोवियत संघ की वेलेंटीना तेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी और नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव थे। दोस्तों जुलाई 1969 में अपोलो 2 यान की मदद से नील आर्मस्ट्रांग ने ये उपलब्धि और नील आर्मस्ट्रांग के बाद उनके सह अंतरिक्ष यात्री एडविन ई एल्ड्रिन, जिसको कि बज एल्ड्रिन कहा जाता है, इन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। और बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के प्रथम व्यक्ति 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय तत्कालीन स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज T-11 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। और दोस्तों कल्पना चावला वर्ष 1997 में मिशन STS-87 में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला बनी थी। और 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया मिशन STS-107 वातावरण में पुनः प्रवेश करने के दौरान नष्ट हो गया था और इस दुर्घटना में कल्पना चावला, जिनका ये दूसरा अंतरिक्ष मिशन था, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आइए जान लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरिक्ष यात्रियों के भिन्न भिन्न नाम क्या होते हैं। दोस्तों अमेरिका में अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है, रूस में इनको कॉस्मोनॉट्स कहा जाता है, चीन में टाइकोनॉट्स और भारत में व्योमोनॉट्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा अंतरिक्ष यात्रियों के भिन्न भिन्न नाम, अमेरिका में एस्ट्रोनॉट्स, रूस में कॉस्मोनॉट्स, चीन में टाइकोनॉट्स और भारत में अंतरिक्ष यात्रियों को व्योमोनॉट्स कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण भाग, जिसके अंतर्गत आपने भारत के परमाणु कार्यक्रम, रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं उसकी उपलब्धियों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।